नमस्ते फ्रेंड्स। सबसे बड़ा दहशत वाला क्वेश्चन कि लॉ को कैसे कवर करें, लॉ की स्ट्रैटेजी बता दो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें लॉ में आती है। हमारे अटेम्प्ट लॉ की वजह से ही लगा है। जो भी ना प्रॉब्लम आ रही है ना सीए फाउंडेशन की जर्नी में, लॉ की वजह से आ रही है या ज़्यादातर लोगों को मैथ्स की वजह से आ रही होती है। कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ना बच्चे कर लेते हैं आराम से, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई आर्ट्स की स्ट्रीम से आ रहा है तो आई जाएगी समझ, कॉमर्स वालों को तो आई जाती है, लेकिन कोई साइंस की स्ट्रीम से भी आ रहा है ना, इकोनॉमिक्स से भी जाती है। अकाउंट्स जो है वो +1 +2 के बेसिक से शुरू होती है, तो कोई बच्चा इन दोनों सब्जेक्ट्स को बिल्कुल स्क्रैच से भी नर्सरी की तरह शुरू करे ना एबीसी पढ़ने, तो अब भी कर लेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमें लॉ में और मैथ्स में। नॉन मैथ्स की जिन्होंने +1 +2 में मैथ्स नहीं रखी थी लाइक मी, उनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन लॉ जो किसी ने भी नहीं पढ़ी है, जो मैंने स्ट्रैटेजी खुद लास्ट के 10-15 दिन में बनाई और उसे खुद अपनाई, अगर मैं अब उस चीज़ को रिग्रेट करूँ, क्या मैं अगर उस स्ट्रैटेजी को बहुत पहले से 2-3 महीने पहले से ही शुरू कर लेती, या 2-3 महीने पहले ही रियलाइजेशन होगी होती कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, तो शायद मेरे और भी बेहतर मार्क्स आ सकते थे। 60+ तो स्कोर आराम से हो सकते थे। लॉ की कवर करने के लिए आईसीआई मॉड्यूल को कवर करो, अपने आईसीआई मॉड्यूल को कवर करो। द अदर पॉइंट इज, जो बुक के अंदर प्रोविजंस दिए हैं उन्हें समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन हमें क्या बताना चाहती है। हिंदी में समझने की कोशिश करो। जो लैंग्वेज समझ आ रही उसे ईजी लैंग्वेज में पहले समझने की कोशिश करो। प्रोविजन समझने क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बाद में केस स्टडीज सॉल्व करनी है, एंड केस स्टडीज सॉल्व हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि ये केस स्टडी किस डेफिनेशन से, किस प्रोविजन से बिलोंग करती है। तभी हम वहाँ पे उस केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे ना। जितने भी प्रोविजंस हैं उन्हें आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस प्रोविजन को हमने अप्लाई कैसे करना है, कि अलग अलग केस स्टडीज़ में इस आंसर को हमने कैसे इस प्रोविजन के साथ जोड़ के अटैम्प्ट करना है। अब अगर आपको प्रोविजन ही नहीं पता होंगी कि ये प्रोविजन किस क्वेश्चन में अप्लाई होनी है, यू कांट अटैम्प्ट अ क्वेश्चन। क्योंकि अगर तुम गलत प्रोविजन किसी क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वहाँ पे तुम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की जगह इन्विटेशन टू कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रोविजंस में क्या लिखूँ, तो तुम्हारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो हम केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कैसे करें उन प्रोविजंस को उतारने के लिए? आईसीआई मॉड्यूल के हर चैप्टर की बैक में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए। बुक के अंदर एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, उन्हें पढ़िए समृद्धि। लेकिन आईसीआई मॉड्यूल के पीछे इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, तो हम बाकी क्वेश्चंस कहाँ से करें? तूने तो मेरे का स्कैनर मत लेना स्कैनर। यू व्हाट हैव टू डू, आईसीआई की साइट पे जाइए, वहाँ पे पास्ट पेपर्स को सॉल्व कीजिए जस्ट, एंड इट्स इनफ। पास्ट पेपर की जितनी भी केस स्टडीज़ हैं, इट्स इनफ, और उसे सॉल्व कीजिए। सो माई नेक्स्ट टिप इज़, डेफिनेशंस का रट्टा मार लो, और हो सके तो सेक्शंस तुम लर्न कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, एंड उनकी डेफिनेशंस का तुम्हें एग्जैक्ट रट्टा मारना पड़ेगा। जो डेफिनेशंस सॉर्टेड की गई हैं अंदर, जो कर्सिव हैंड राइटिंग में डेफिनेशंस लॉ के अंदर लिखी हुई हैं, तुम्हें उन्हें ही पढ़ के जाना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्ट का 2 मतलब होता है। एक तो एक डेफिनेशन दी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मतलब होता है, अगर एक एग्रीमेंट है, नॉर्मल सा 2 बंदों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस है, उसके साथ हम लॉ को प्लस कर दें, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। रियल डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, और उसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 2H है ना। यू हैव टू लर्न दैट, ताकि तुम ये उसका सेक्शन लिखो, क्योंकि बच्चों को चलो उसका सेक्शन तो पता होगा, और साथ में लिख दो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अगर तुम डेफिनेशन में उसको लिखाओगे, एक्सप्लेनेशन में आए तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम डेफिनेशन में उसको दे आओगे, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। यू हैव टू एक्सप्लेन इट। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हर सेक्शन, हर डेफिनेशन ही तुम रट लो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनके डेफिनेशंस और सेक्शंस तो रट के जाओ। एंड सेक्शंस भी रटना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सेक्शन की जगह तुम ये यूज़ कर सकते हो, एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ, द डेफिनेशन ऑफ दिस इज दिस। लिटरली तुम इतना यूज़ कर सकते हो। सेक्शंस भी मत रटो, मैं तो ये कहती हूँ। अपना दिमाग इतना, वो कहते नहीं पंजाबी में, सिर खापा मत करो। डेफिनेशंस को एग्जैक्ट बुक वाली रटनी पड़ेगी, रट्टा मार लो। एंड जो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, उनके ऊपर जल्दी फोकस करो, उनके ऊपर उनकी डेफिनेशंस को पहले रटने की कोशिश करो। तुम्हें खुद के नोट्स बनाने हैं, तुम्हें खुद के नोट्स भी बनाने हैं। अपने नोट्स को इन तरीके से रेडी करना है कि हम लास्ट के 1.5 दिन में उसे पढ़ के जल्दी से रिवीजन करके पेपर देने अगले दिन जाएँ। और मैंने लॉ का ABC एनालिसिस डाला हुआ है, जाके उससे अभी देखो, और पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो ज़्यादा मार्क्स की कवरेज रखते हैं। नेक्स्ट टिप फॉर द स्ट्रेटेजी इज क्वेश्चन को प्रेजेंट करना। एंड सबसे उससे भी बड़ी बात, लोग हम रट के चले जाएंगे, हमारा रट्टा बहुत अच्छा है, लेकिन तुम इतने श्योर हो कि तुम्हारी राइटिंग स्पीड इतनी तेज़ है
ये गलती मत करना। यू हैव टू बी स्पीडी वाइल राइटिंग द लॉ पेपर, क्योंकि एक माइंडसेट तैयार कर लो, कुछ भी किसी भी हाल में तुमने लॉ का पेपर 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आना है तो है। हम कोई रिस्क डिफिकल्टी नहीं ले सकते हैं। एंड राइटिंग प्रैक्टिस अंडर एस्टिमेट मत करो। राइटिंग प्रैक्टिस का और क्या फ़ायदा होता है, राइटिंग प्रैक्टिस से तुम्हारी इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव होगी एंड तुम्हारी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी, जिसके कारण तुम लॉ के पेपर में उस दिन में लिख के आ पाओगे फास्टली। ओके, सो नेक्स्ट टिप इज़, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टडी का क्वेश्चन आपको कैसे प्रेजेंट करना है, और कोई नॉर्मल 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन जो केस स्टडी नहीं है जिसमें डायरेक्ट पूछा गया तो कैसे अटैम्प्ट करना है। ओके, सो केस स्टडी 3 से 4 मार्क्स 6 मार्क्स की आती है। इसमें प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, और साथ में जैसे चिनैया वर्सेस रमैया हो गया, बेल्फर वर्सेस बेल्फर हो गया, सोशल एग्रीमेंट में आ रहा है। आप 5वां पैराग्राफ रेफर्ड केस लॉ में भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस वर्क्स सो ग्रेटली। ऐसा ही पेपर अटैम्प्ट करके आओगे, तुमसे तुम्हारे मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। 3-4 मार्क्स से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमने क्या ये माइंड में रखना है कि हमारे 5 से 6 पैराग्राफ तो बन जाए ना, 5 से 6 पैराग्राफ बन जाए, 4-5 लाइन के, जिसमें हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, पूरा आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में हमने तैयार किया है, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटता, आपके चांसेस बहुत ही नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, हमारी इंग्लिश बहुत वीक है समृद्धि, ना हमसे दिमाग में रिटेन होता है, हम क्या करें। ओके, तुम्हारी इंग्लिश बहुत वीक है, डू राइटिंग प्रैक्टिस, डू राइटिंग प्रैक्टिस। मैं मान रही हूँ अगर ये वीडियो 16 अप्रैल को मैं पोस्ट कर रही हूँ एंड तुम्हारा पेपर 22 जून को है, मैं मान रही हूँ तुम्हारे पास सारे दिन काट कूट के इधर उधर 50 डेज़ मान लो बच रहे हैं, मान लो 50 डेज़ बच रहे हैं, और तुम रोज़ 4 लॉ के क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो। 200 क्वेश्चन से तुमने ऐसे ही बना लिए। और समृद्धि चैप्टर्स इतने बड़े हैं, हम वो 200 क्वेश्चन किन टॉपिक्स उठाएं, जाके मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखो, वो 200 क्वेश्चन तुम बुक से यहाँ वहाँ से उन 200 क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से ढूंढने की कोशिश करो जो ज़्यादा वेटेज, ज़्यादा मार्क्स के रखने हैं। रिटन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, उसकी रिटन प्रैक्टिस करो। तो रिटन प्रैक्टिस में तुम कितने लोगों से आगे हो जाओगे, कितने आगे हो जाओगे लोगों से। रोज़ 4 क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करना शुरू करो एंड तुम 50 दिनों में, या चलो कोई 60 दिन लगा रहा है, तुम 200 क्वेश्चंस कर सकते हो, तुम्हारे 200 क्वेश्चंस मिनिमम कंप्लीट हो जाएंगे। सिमिलरली नोट्स बनाने का भी ये फ़ायदा होता है कि हमारे खुद की रिटन प्रैक्टिस हो जाती है। रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट, पेपर में आपने कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, इट इज़ मस्ट, यही सार है लॉ का पूरा। रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट, नहीं तो रिटन प्रैक्टिस कैन कॉज यू अबाउट एन अटेम्प्ट टू। तुम्हें अपनी इंग्लिश पे भरोसा नहीं है, रिटन प्रैक्टिस पे भरोसा डालो, तुम्हारी इंग्लिश तुम डे बाय डे देखोगे, वो 4 क्वेश्चंस एक दिन में ही सॉल्व करोगे ना जो तुमने अपने लिए बनाए हैं, यू कैन सी तुम्हारे एक दिन में ही इंग्लिश इतनी इंप्रूव हो चुकी है, भले ही तुम किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो। ओके, सो द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज, समृद्धि रिवाइज कर देते हैं, पिछला भूल जाता है, रिवाइज कर रहे हैं फिर भी भूल रहे हैं एंड या तो दूसरा जो डाउट होता है, दिमाग में ही नहीं कुछ बैठ रहा है। एक्चुअली तुम्हें पता है तुम्हें क्या हो चुका है, ये फ़ोन वगैरह चलाने से, सोशल मीडिया चलाने से ADHD की प्रॉब्लम क्या होती है मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट समझ लो हमारा मानसिक संतुलन इस फ़ोन की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा अटेंशन स्पैन कितना बिगड़ गया है, हद से ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो तुम्हें इसलिए कहते हैं मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ेंगी एंड अब तुम्हें इस टाइम पे अपने ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, पढ़ने बैठो, लिटरली फ़ोन को स्विच ऑफ करके फिर दूर रख दो, फेंक आओ अपना फ़ोन। यही इस चीज़ का चारा है। अगर तुम्हें अपना अटेंशन स्पैन सिर्फ लॉ के पेपर के लिए नहीं, लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसे सॉल्व करने के लिए थोड़े टाइम के लिए फ़ोन से दूर हो जाओ, थोड़े टाइम के लिए तुम्हारा अटेंशन स्पैन अपने आप वापस आ जाएगा, तुम्हारा माइंड क्लियरिटी मांगेगा। अपनी लाइफ को इतना बोरिंग बना दो कि तुम्हें बोरिंग से बोरिंग चीज़ें जो तुम्हें लॉ लग रही है, लॉ बहुत बोरिंग है दीदी हमसे नहीं होती, तुम्हें बोरिंग से बोरिंग चीज़ भी मज़ा देने लग पड़े, लाइफ को ऐसी बना दो। सो समराइज़ करूँ मैं, रिटन प्रैक्टिस भाई, रिटन प्रैक्टिस बहन, एंड वन मोर थिंग, अपने नोट्स बनाओ, जितना हो सके ना अपने हाथ को घिस दो, लिखने की कोशिश करो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो एंड जैसा कि मैंने पूरी वीडियो में बताया उसे अभी जाके अप्लाई करो, अभी जाके अप्लाई करो। ये नहीं कि किसी और की वीडियो से तुम मेरी वीडियो पे आए हो और तुम अभी फिर से टाइम वेस्ट करो किसी और की वीडियो में जाकर, वो 4-5 मिनट अगर तुम किसी और की वीडियो में डालोगे ना, उससे अच्छा ना तुम एक क्वेश्चन तैयार कर लोगे अपना, अभी तक एक लॉ का तुम क्वेश्चन तैयार कर लोगे। सो गाइस, जाओ पढ़ने बैठो, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाइयों बहनों, एंड या स्टडी हार्ड, मेक मी प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर फैमिली प्राउड।